अब हम लोगों को देखना है इंपॉर्टेंट बातें जो होती है ना रॉक एडिक्ट्स और पिलर एडिक्ट से। देखिए ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर हम और डीप में जाएंगे तो ये खत्म होने का नाम नहीं लेगा। बट इसके अंदर जो भी हम इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं उस पर काम करते हैं जहां से क्वेश्चंस की गुंजाइश बनती है। जैसे अगर हम मेजर रॉक एडिक्ट्स की बात करें तो हमारे पास 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं। यही थे ना? ठीक है। अब देखिए बात ये होती है कि पहले रॉक एडिक्ट्स के अंदर क्या डिफाइन किया गया है। तो पहला रॉक एडिक्ट बताता है प्रोहिबिट्स एनिमल स्लॉटर। ठीक है, एनिमल स्लॉटर को मना किया गया है पहले रॉक एडिक्ट में। और दूसरा कहा गया बैन्स फेस्टिव गैदरिंग्स, है ना, फेस्टिव गैदरिंग्स पे बैन लगा दिया गया है। और दूसरा इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि पहला रॉक एडिक्ट आपको मिलता कहाँ है। तो स्थान है धौली, ओडिशा में। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अशोक का पहला रॉक एडिक्ट कहाँ मिलता है। तो धौली, ओडिशा में मिलता है। सेकेंड रॉक एडिक्ट की बात करते हैं तो सेकेंड रॉक एडिक्ट मेंशन करता है, मेंशन साउथ इंडियन किंगडम्स, है ना, दक्षिण में राजवंश जो हैं उनके बारे में बताता है, जिसमें आता है चोला, पांड्याज, सत्यपुत्राज एंड कार्लपुत्राज। और सेकंड में ही बताया गया है डील्स विद सोशल वेलफेयर मेजर्स। तो सोशल वेलफेयर मेजर्स के बारे में डील बताई गई है। और ये सेकंड जो आपका मेजर रॉक एडिक्ट मिलता है वो गिरनार, गुजरात में मिलता है। ठीक है, गिरनार गुजरात में। थर्ड रॉक एडिक्ट की अगर बात की जाए तो लिबर्टी टू ब्राह्मण्स, है ना, ब्राह्मण्स को लिबर्टी दिया गया है। और अगर देखें तो एवरी 5 ईयर, हर 5 साल पे जो युक्ता हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, ये हम लोग आगे जब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मौर्य एम्पायर पढ़ेंगे ना उसमें हम इसको डिफाइन करेंगे। युक्ताज, प्रदेशिकाज along with rajuks visit all the areas of the kingdom to spread धम। धम को बढ़ावा देने के लिए जो अधिकारी हैं मौर्य एम्पायर के, जिनको युक्ताज कहा गया है, प्रदेशिकाज कहा गया है, रजुक्स कहा गया है, उनको हर 5 साल में अपने क्षेत्रों में जा करके, है ना, वहां पर धम का प्रचार प्रसार करना है, उसको विस्तृत करना है। और तीसरा जो आपको मिलता है ये जौगढ़, ओडिशा में मिलता है। जौगढ़, ओडिशा में तीसरा इंस्क्रिप्शन मेजर रॉक एडिक्ट का मिलता है। चौथा रॉक एडिक्ट जो है वो डिफाइन करता है प्रिफरेंस ऑफ धम घोष, यानी साउंड ऑफ पीस। धम घोष का मतलब है साउंड ऑफ पीस। और इंपैक्ट ऑफ धम ऑन सोसाइटी, इस बात को डिफाइन करता है चौथा रॉक एडिक्ट, है ना, शिलालेख। और ये मिलता है कहाँ? कलसी, उत्तराखंड। और कलसी उत्तराखंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं भी लास्ट में बताऊंगा। 14वें में आएगा कलसी जो है ना, 14वां रॉक एडिक्ट जो कलसी का है, उसके अंदर 1 से लेकर 14 रॉक एडिक्ट्स को डिफाइन किया गया है, वो भी कलसी में ही उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा रॉक एडिक्ट आपको बताता है ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स बाय देयर मास्टर्स, है ना, जो गुलाम है उनके साथ भी मानवता जैसा व्यवहार करना है, वो आपके 5वें रॉक एडिक्ट में बताया गया है। मेंशंस अबाउट द अपॉइंटमेंट्स ऑफ धम महामत्रास। तो धम के महामत्र जो है उसके अपॉइंटमेंट को डिफाइन किया गया है 5वें शिलालेख में। और 5वां शिलालेख उपलब्ध है गुजरात में। सिक्स्थ शिलालेख, छठा रॉक एडिक्ट जो है वो कहा, क्या डिफाइन करता है? डील्स विद द वेलफेयर मेजर्स। ठीक है, और किंग्स विश टू नो अबाउट द कंडीशन ऑफ द पीपल, ये डिफाइन करता है। और ये कहां मिलता है? गिरनार, गुजरात में। तो छठा जो है वो भी आपका गुजरात में मिलता है, गिरनार पे। सातवां लेख क्या बताता है? टॉलरेंस टुवर्ड्स ऑल रिलीजियंस एंड सेक्ट्स,
है ना, रिलीजियन और सेक्स को के प्रति आप जितना टॉलरेट कर सके कर दीजिए। ठीक है, और 7वां लेख मिलता है जौगढ़ ओडिशा में। जौगढ़ ओडिशा में 7वां लेख मिलता है। 8वां लेख मिलता है गिरनार हिल्स गुजरात में। ठीक है, अशोकाज विजिट टू बोध गया। अशोका का बोध गया विजिट इसके अंदर डिफाइन किया गया 8वें लेख में। और बोधि ट्री की विजिट के बारे में बताया गया है कि अशोक बोध गया गए और बोधि ट्री पर भी गए थे। मेंटेनिंग कांटेक्ट विद द रूरल पीपल वाया धाम यात्रा, है ना, ग्रामीण लोगों से मिलना जुलना, उनको अवेयर करना धम यात्रा के माध्यम से, इस बात को डिफाइन किया गया है 8वें शिलालेख में, जो कि गिरनार हिल्स गुजरात में स्थित है। 9वां शिलालेख सोपरा में है। सोपरा पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, स्ट्रेसिस ऑन द मॉरल कंडक्ट ऑफ पीपल। इट स्ट्रेसिस ऑन द मॉरल कंडक्ट ऑफ द पीपल और अवॉइडिंग एक्सपेंसिव सेरेमनीज। ठीक है, ये 9वें में इस बात का जिक्र मिलता है। ये वो हैं जो मतलब पूछने की गुंजाइश है, वैसे डिस्क्रिप्टिव में पढ़ेंगे तो काफी चीजें उसके अंदर है। अगला देखिए 10वां लेख क्या कहता है शिलालेख, कंडेम्स द डिजायर फॉर फेम एंड ग्लोरी। ठीक है, कंडेम्स द डिजायर फॉर फेम एंड ग्लोरी, फेम और ग्लोरी के लिए जो इच्छाएं हैं उनको, ठीक है, कंडेम करना है। 10th जो है, ये 10th कहां मिलता है, येर्रागुड्डी में। येर्रागुड्डी कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश। तो 10वां शिलालेख आंध्र प्रदेश में उपस्थित है। 11वां शिलालेख क्या इलेबोरेट करता है, इट इलेबोरेट एक्सप्लेनेशन ऑफ धम। धम के एक्सप्लेनेशन को इलेबोरेट करता है, व्याख्या करता है इसकी। और ये जो 11वां शिलालेख है ना, ये कई जगहों पर प्लेस किए गए हैं, जैसे बहापुर में, गुजरा में, मस्की में, सासाराम में, ऐसे और भी कई जगह हैं। तो 11वें शिलालेख को अलग अलग जगह पे टुकड़ों में डाला गया है, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन ऑफ धम है, तो हर जगह इसको प्रस्तुत किया गया है। 12वां शिलालेख अपील फॉर डेवलपिंग टॉलरेंस टुवर्ड्स द ऑल रिलीजियस सेक्ट्स। इसके अंदर भी ऑल रिलीजियस सेक्ट्स को टॉलरेट करने की अपील की गई है। ठीक है, और ये कहां मिलता है, सन्नाटी में, कर्नाटका। सन्नाटी कर्नाटका में 12वां अशोक का 12वां शिलालेख मिलता है। 13वां शिलालेख मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कई बार कि 13वें शिलालेख में क्या डिफाइन किया गया है। तो कलिंग वॉर को एक्सप्लेन किया गया है 13वें शिलालेख में, है ना, कलिंग वॉर को, एंड कंकस थ्रू धम। ठीक है, इसको 13वें शिलालेख में, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछे जाने लायक भी है कि कलिंग वार को अशोक के किस लेख में डिफाइन किया गया है। तो 13 रॉक एडिक्ट में उसको डिफाइन किया गया है। और ये कहां पर स्थित है, गंजम ओडिशा में। गंजम ओडिशा। 14वां शिलालेख डील्स विद द पर्पज ऑफ एनग्रेविंग इंस्क्रिप्शंस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो भी अलग अलग जगहों पर डाला गया है उसको एक जगह एकत्रित कर दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, 14वें शिलालेख में 1 से 14 शिलालेख तक की सारी विवरण इसके अंदर मिलता है। और ये पार्ट ऑफ खलसी उत्तराखंड का है। तो खलसी के ही शिलालेख का हिस्सा है जो कि उत्तराखंड में स्थित है, 14वां शिलालेख। तो इसमें आप ये 13th याद रखें। ठीक है, पहला याद रखें, पहला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है कई बार। ठीक है, कि पहला शिलालेख में क्या डिफाइन किया गया और कहां पर है। बाकी अगर आप सब याद रख सकें तो अति उत्तम है, रखना ही चाहिए। नेक्स्ट आते हैं सर, अब ये शिलालेख के बाद आता है हमारा पिलर लेख। ठीक है, तो मेजर पिलर लेख हमें कितने मिलते हैं, मेजर पिलर लेख हमारे पास 7 हैं। 7 में पहला पिलर लेख जो है, इसके जो लोकेशन से इसको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है,
तो पहला शिलालेख, सॉरी, पहला पिलर लेख जो है उसके अंदर बताया गया अशोक के प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन ऑफ हिज पीपल। अपने लोगों की रक्षा करने के लिए जो नियम और शर्तें अशोक ने बनाई है वो पहले पिलर लेख में मिलता है। और ये कहां पर है? इन दिल्ली। ओरिजिनली इट वाज फ्रॉम मेरठ। ठीक है। ये टोपरा दिल्ली बड़ा प्रसिद्ध रहेगा। पिलर लेख से संबंधित अगर कोई सवाल बनता है ना तो टोपरा दिल्ली याद रखिएगा। टोपरा दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है अशोक के पिलर लेख से, ज्यादातर इसी से संबंधित है। सेकंड पिलर लेख जो मिलता है वो क्या डिफाइन करता है? धम्म इज डिफाइंड एज द मिनिमम ऑफ साइंस, पोजेशन ऑफ कंपैरिजन, लिबर्टी, प्योरिटी एंड ट्रूथफुलनेस। ठीक है। और दूसरा पिलर लेख भी आपको दिल्ली में मिलता है। तीसरा पिलर लेख आपको क्या बताता है? साइंस सच एज हार्शनेस, एंगर, क्रुएलिटी एक्सेट्रा आर बीइंग एबॉलिश्ड। ये समाप्त किया जाना चाहिए। ठीक है। और ये कई जगहों पर मिलता है, वेरियस प्लेसेस, जैसे टोपरा दिल्ली। टोपरा एक जगह थी, दिल्ली का हिस्सा हो गई थी बाद में, ठीक है ना, तो इसलिए टोपरा दिल्ली कहा जाता है। मेरठ में, रामपुरवा में, अलग अलग जगहों पे तीसरा जो है वो पिलर लेख इंस्क्रिप्ट किया गया था। फोर्थ पिलर लेख की अगर बात करते हैं हम तो इसके अंदर ड्यूटीज ऑफ रजुक्स आर मेंशन्ड। तो रजुक्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। रजुक्स की ड्यूटीज को एक्सप्लेन किया गया है, मेंशन किया गया है। और ये कहां मिलता है? लौरिया अराराज नाम के स्थान पे। पांचवा पिलर लेख जो है वो आपको डिफाइन करता है अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स। यहां से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन के लिए। तो लिस्ट ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स विच शुड नॉट बी किल्ड ऑन सर्टेन ओकेजन्स। तो एक लिस्ट बना कर दी गई थी कि किस जानवर, किस पक्षी, किस पौधे की आप हत्या नहीं करेंगे निम्न निम्न त्योहारों पे, ओकेजन्स पे। ठीक है। इसके अंदर एक चीज और, डिस्क्राइब रिलीज ऑफ 25 प्रिजनर्स बाय अशोका। ठीक है। तो पांचवें पिलर लेख में अशोक ने 25 लोगों को जो उसके कैदी थे उनको छोड़ा था, उसका भी जिक्र मिलता है, इसलिए ये थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इस ये लेख कहां मिलता है? ये लेख मिलता है टोपरा दिल्ली में। सिक्स्थ लेख देखिए कहां मिलता है? ये इलाहाबाद का लेख है। इलाहाबाद का पिलर लेख, इलाहाबाद यूपी। पॉलिसी ऑफ धम्म इज एक्सप्लेन्ड। धम्म की पॉलिसी को एक्सप्लेन किया गया है छठे पिलर लेख में, तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। सेवेंथ पिलर लेख की बात करें तो टॉलरेंस टुवर्ड्स ऑल रिलीजियस सेक्ट्स। ठीक है। तो रिलीजियस सेक्ट्स जो भी हैं उनको टॉलरेंस करने के बारे में डिफाइन किया गया है। और ये फिर मिलता है आपको टोपरा दिल्ली में। तो पिलर लेख आपको टोपरा दिल्ली से काफी संबंधित है। अब देखिए, अशोक की मृत्यु हो जाती है। अशोक की मृत्यु के बाद, आफ्टर अशोका, जो हमारे टॉपिक्स बनते हैं ना, वो बनता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मौर्य। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मौर्यों का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था। तो यहां से बहुत ज्यादा कॉइन्स कैसे इस्तेमाल करते थे, उनके जो लाइक कार्यकर्ता थे, जो ऑफिसर्स थे, उनके क्या क्या नाम थे, रिलीजियन उसमें क्या था, किस तरीके की छूट दी गई थी, टैक्सेस क्या थे। तो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मौर्य का बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, गुप्ताओं का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मुगलों का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है, सुल्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब यहां से आपका जो कंसेप्ट चलेगा ना, वो सबसे इन लोगों से संबंधित तो क्वेश्चंस हैं ही, लेकिन एडवांस टाइप के जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से बनाए जाते हैं। तो हमें उस पार्ट को अवॉइड नहीं करना है, उसको हमें पढ़ना है। फिर दूसरा टॉपिक बनेगा डायनेस्टीज ऑफ पोस्ट मौर्य पीरियड। ठीक है। तो पोस्ट मौर्य पीरियड की डायनेस्टीज के बारे में हमें पढ़ना है कि मौर्यों के बाद जो पोस्ट मौर्य पीरियड आता है उसमें कौन कौन लोग शासक बनते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हम अलग से पढ़ेंगे। लेटर मौर्य पीरियड जो आता है वो 232
यानी कि अशोक के बाद चालू हो जाता है और 185 बीसी तक जाता है, जब तक कि मौर्य एम्पायर रहता है। ठीक है ना, 232 से 185, यानी अशोक के जाने के बाद भी मौर्य एम्पायर एकदम से खत्म नहीं होता है, स्लोली स्लोली खत्म होता है। ठीक है, तो आफ्टर अशोका अगर आप देखेंगे तो द मौर्यन डायनेस्टी लास्टेड 137 ईयर। ठीक है, तो इतने समय तक टोटल चली, 137 साल तक की मौर्य डायनेस्टी थी। अब आफ्टर अशोका डेथ मौर्य डायनेस्टी को दो भागों में बांट दिया जाता है। मौर्य डायनेस्टी दो भागों में बढ़ती है, एक वेस्टर्न मौर्यास और एक ईस्टर्न मौर्यास। ठीक है, वेस्टर्न और ईस्टर्न मौर्य। और वेस्टर्न मौर्य का शासक कुणाल बनता है, जो कि अशोक का बेटा है। और ईस्टर्न जो रूल किया जाता है वो दशरथ के द्वारा रूल किया जाता है। तो ये दो नाम ध्यान रखिएगा कि अशोक के बाद कुणाल शासक बनता है, लेकिन वो पश्चिमी मौर्य का शासक बनता है और पूर्वी मौर्य का दशरथ शासक बनता है। लेकिन ये पीढ़ी स्लोली स्लोली धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। खत्म होने पर आपको क्या मिलेगा, लास्ट रूलर ऑफ मौर्य। आपसे क्वेश्चन के तौर पे पूछता है, लास्ट रूलर ऑफ मौर्य दैट इज बृहद्रथ। तो ये आपको याद रखना है कि मौर्यों का अंतिम शासक बृहद्रथ होता है, और ही वॉज असैसिनेटेड बाई द हिज कमांडर इन चीफ। ठीक है, उसके अपने ही कमांडर इन चीफ के द्वारा असैसिनेट किया जाता है, हटाया जाता है। और वो कमांडर इन चीफ का नाम है पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग से ही पोस्ट मौर्य चालू हो जाता है। ठीक है, और पुष्यमित्र शुंग फाउंडेड अ न्यू डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी। ठीक है, पुष्यमित्र क्या करते हैं, शुंग डायनेस्टी की स्थापना करते हैं। अब देखिए, मौर्यों का डिक्लाइन का कारण कई बार आपसे अगर पूछ दे तो क्या होता है। एक तो हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, अशोक के शासन काल में हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। स्पेसिफिक पॉलिसी ऑफ अशोकास, है ना, कुछ अशोका की अपनी नीतियां थी, उस पर भी लोग चल नहीं पाए। ठीक है, सबसे ज्यादा बड़ा जो कांड हुआ वो ब्राह्मिकल रिएक्शंस था। ब्राह्मणों का ना विद्रोह जो है वो काफी हुआ बिकॉज ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, तो ब्राह्मिकल रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और पार्टीशन ऑफ मौर्य, जो कि ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में चला गया। फिर वीक रूलर्स भी आए, जो शासक आए वो अशोक या मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे नहीं थे। ठीक है, तो ये एक बड़ा कारण बनता है मौर्याज के फेल्योर का। और प्रेशर ऑफ मौर्यन इकोनॉमी, है ना, मौर्यन इकोनॉमी भी अब क्या हो रही थी, धीरे धीरे डाउनफॉल में जा रही थी। तो आपको यही दिखेगा कि आगे की जो पीढ़ी आ रही ना शुंग डायनेस्टी की, और ये जो पुष्यमित्र शुंग है, ये ब्राह्मण ही मिलेंगे आपको। ठीक है, ये ब्राह्मण जाति के मिलेंगे, और इसके शासन काल में ब्राह्मण फिर से उभर के आएंगे। और आप कई जगह लिखा भी गया है कि बुद्धिज्म के बहुत सारी चीजों को इन्होंने डिस्ट्रॉय भी किया था। तो वो हम पुष्यमित्र शुंग में डिस्कस करेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब हमारे पास दो टॉपिक निकल के आते हैं, एक मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो लास्ट टॉपिक होगा मौर्यास का। ठीक है, मौर्य एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। और उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक होगा पोस्ट मौर्य पीरियड, जिसमें शुंग डायनेस्टी, कंडव डायनेस्टी, आंध्र सातवाहन डायनेस्टी, और साथ में ही फॉरेन इन्वेडर्स के बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि पोस्ट मौर्य में फॉरेन इन्वेडर्स की गिनती थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है।